Okay, ji, Bismillahirrahmanirrahim, and we are going to start our the second class, that is the pharmacology of rapid pulse of pharmacology. तो इसके अंदर इंशाल्लाह हम सारे वो पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जो आपकी फार्मा के अंदर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के अंदर अक्सर पूछे जाते हैं। आप खुद भी इंशाल्लाह जब दो चार पढ़ेंगे तो आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि ये चीजें तो हम मतलब कि आपके एग्जाम के अंदर बार बार पूछी जाती हैं। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि हमारे जो फार्माकोलॉजी है इसमें ड्रग ऑफ चॉइस कौन कौन सी है जो एग्जाम के अंदर बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं। तो सबसे पहले आपसे सवाल पूछा जाएगा कि व्हाट इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एब्सेंट सीजर। आपने याद रखना है कि जो एब्सेंट सीजर है इसका सवाल इस तरह आता है कि एक छोटा बच्चा है, वो दीवार की तरफ घूरता रहता है, थोड़ी देर के लिए घूरता है और उसके बाद ठीक हो जाता है। तो आपने कहना है इट इज कॉल्ड एब्सेंट सीजर। मुझे ये बताएं कि व्हाट इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एब्सेंट सीजर। तो एब्सेंट सीजर की जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है ये हमेशा आपने याद रखना है, दैट इज योर इथोसक्सीमाइड। वो आपकी क्या होती है? दैट इज योर इथोसक्सीमाइड। जो आपकी इथोसक्सीमाइड है, इट इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एब्सेंट सीजर। फिर आपसे पूछा जाएगा कि अच्छा, अगर इथोसक्सीमाइड अवेलेबल नहीं है तो और हम इसके अंदर क्या दे सकते हैं। तो आपने याद रखना है वी कैन आल्सो गो फॉर वेलप्रोइक एसिड। तो जो ड्रग ऑफ चॉइस है एब्सेंट सीजर की वो क्या है? इथोसक्सीमाइड है, या फिर हम इसमें क्या दे सकते हैं? वेलप्रोइक एसिड भी दे सकते हैं। उसके बाद आपसे अगला सवाल ये पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर मर्सा। जो आपका मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफ ऑरियस है इसकी ड्रग ऑफ चॉइस बताएं। तो आपका जो मर्सा होता है इसकी जो ड्रग ऑफ चॉइस है दैट इज योर वैंकोमाइसिन। आप सबको पता है कि वैंकोमाइसिन हम उनके लिए इस्तेमाल करते हैं जो मेथिसिलिन से आपका किल ना हो रहा हो। लेकिन अगर वैंकोमाइसिन से भी रेजिस्टेंस हो जाए तो इस तरह के बैक्टीरिया को हम क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड वर्सा। और जो वर्सा होता है इसको मारने के लिए जो हमारे पास एंटीबायोटिक है इट इज कॉल्ड लिंजोलिड। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड लिंजोलिड। तो लिंजोलिड क्या है? उस बैक्टीरिया को मारने के लिए यूज होती है जो वैंकोमाइसिन से भी क्या हो जाता है? वैंकोमाइसिन से भी रेजिस्टेंट हो जाता है। फिर आपने याद रखना है कि हमारे पास जो अगली ड्रग ऑफ चॉइस आपसे पूछी जा सकती है वो ये है, दैट इज योर सुप्रा वेंटिकुलर टैकिकार्डिया। ये आपने अगर हॉस्पिटल के अंदर काम किया हुआ है तो उसमें आपको आइडिया होगा कि अगर कोई पेशेंट है उसके अंदर सुप्रा सुप्रा वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया है, तो सुप्रा वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया के अंदर जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है दैट इज योर एडिनोसिन। वो क्या होगी आपकी? एडिनोसिन। तो एडिनोसिन इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर सुप्रा वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया इन हॉस्पिटल्स। उसके बाद आप मुझे ये बताएं कि अगर आपके पास एक पेशेंट आता है, उसको झटके लग रहे हैं, तो आप उसको क्या कहेंगे कि ये पेशेंट एपिलेप्सी का हो सकता है, इसको मिर्गी के दौरे पड़ रहे हैं। लेकिन अगर आपके जो सीजर्स हैं, ठीक है, अगर जो पेशेंट है उसके अंदर जो फिट्स पड़ रहे हैं उनका दौरानिया 5 मिनट से ज्यादा हो चुका है, तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? तो आपने कहना है अगर कोई पेशेंट है उसको जो झटके हैं वो 5 मिनट से ज्यादा लग रहे हैं तो इट इज कॉल्ड स्टेटस एपिलेप्टिकस। इसको हम क्या कहेंगे? इट इज कॉल्ड स्टेटस एपिलेप्टिकस। तो आपका जो स्टेटस एपिलेप्टिकस होता है इसमें आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर स्टेटस एपिलेप्टिकस। तो जो स्टेटस एपिलेप्टिकस की ड्रग ऑफ चॉइस होती है ये आपने हमेशा याद रखनी है, दैट इज योर शाबाश। वो क्या होती है? दैट इज बेंजोडायजेपिन। हम इसमें क्या देते हैं? मैंने हॉस्पिटल की प्रैक्टिस के अंदर भी ये देखा है और मैंने इवन न्यूरो के अंदर काम भी किया हुआ है, तो हम इसमें बेंजोडायजेपिन दे रहे होते हैं। ठीक है, तो जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है दीज आर बेंजोडायजेपिन, जिसमें आपकी लोराजिपाम आती है और डायजिपाम आती है। ठीक है, तो लोराजिपाम एंड डायजिपाम इसके अंदर हम देते हैं। उसके बाद हम आगे चलते हैं। आपसे एक और सवाल पूछा जा सकता है कि अगर एक पेशेंट है उसके अंदर क्या है? उसके अंदर इक्लेम्सिया है, तो मुझे ये बताएं शाबाश कि जो इक्लेम्सिया की फीमेल पेशेंट होगी उसमें उसके झटकों को रोकने के लिए आप क्या देते हैं? तो आपने कहना जो इक्लेम्सिया के अंदर पेशेंट को फिट्स पड़ रहे होते हैं उसको रोकने के लिए हम क्या देते हैं? मैग्नीशियम सल्फेट देते हैं। क्या देंगे? मैग्नीशियम सल्फेट देंगे। उसके अलावा आपसे एक और सवाल पूछा जाएगा कि एक फीमेल है, ठीक है, एक फीमेल है और वो प्रेग्नेंट है, तो प्रेगनेंसी के दौरान, ठीक है, एक फीमेल है वो प्रेग्नेंट है और उसको क्या है? उसको हाइपरथायरॉयडिज्म है। ठीक है, उसको क्या है? उसको हाइपरथायरॉयडिज्म है। तो डॉक्टर सबा हमें जल्दी से बताएंगे कि ऐसी फीमेल जिसको हाइपरपैराथायरॉयडिज्म है तो इसके अंदर हम कौन सी ड्रग दे सकते हैं? तो आपने याद रखना है कि इसमें डिपेंड करता है उसका ट्राइमेस्टर कौन सा है। अब ट्राइमेस्टर में कैसे याद रखना है? देखिए, अगर तो उसके अंदर फर्स्ट ट्राइमेस्टर है तो कौन सी ड्रग होगी, और अगर उसके अंदर सेकंड या फिर थर्ड ट्राइमेस्टर चल रहा है तो फिर कौन सी ड्रग होगी। अगर तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर चल रहा है तो इट इज कॉल्ड प्रोपाइल थायोयूरासिल होगा। लेकिन अगर सेकंड या थर्ड ट्राइमेस्टर चल रहा है तो फिर हम इसमें क्या देंगे? देन वी कैन गो फॉर मिथेमिजोल। ठीक है, हम क्या दे सकते हैं? मिथेमिजोल दे सकते हैं। ठीक है, तो ये दो ड्रग्स आपकी इसके अंदर आती हैं जो आपने अच्छे तरीके से याद करनी है। उसके अलावा मैंने एक दफा एग्जाम के अंदर देखा था, बहुत पुराना पेपर था, उसके अंदर ये सवाल आया हुआ था कि एक पेशेंट है, ठीक है, उसके अंदर क्या है? उसके अंदर अपर जीआई ब्लीड है। मुझे ये बताएं कि एक पेशेंट है उसके अंदर अपर जीआई ब्लीड है, तो व्हाट कैन बी द मोस्ट कॉमन कॉज? मोस्ट कॉमन कॉज क्या होती है? तो हमेशा याद रखें अगर कोई पेशेंट है उसके अंदर अपर जीआई ब्लीड है तो मोस्ट कॉमन जो कॉज होती है दैट इज योर एसोफेजियल वेरिसिस। वो क्या होती है आपकी? एसोफेजियल वेरिसिस। ठीक है, उसका आपको पता है कि पोर्टल हाइपरटेंशन से ये हो जाती है। लेकिन आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एसोफेजियल
वायरसेस। जो इसोफेजियल वायरसेस होता है इसकी ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगी, तो हमेशा याद रखें इट इज टेर्लीप्रेसिन। हमारे पास जो टेर्लीप्रेसिन होती है वो हम इसके अंदर देते हैं। अगर ये अवेलेबल ना हो तो सेकंड नंबर पे हम क्या दे सकते हैं, वी कैन आल्सो गो फॉर ऑक्ट्रियोटाइड। ठीक है, हम इसमें क्या देते हैं, ऑक्ट्रियोटाइड देते हैं। तो जो मैंने पेपर देखा था उसके अंदर ऑक्ट्रियोटाइड आया हुआ था, तो ये आपने इसके अंदर देख लेना है। उसके बाद मुझे कल भी एक स्टूडेंट का मैसेज आया हुआ था कि अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि ऐसी फीमेल जिसमें क्या है प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन है, तो ऐसी प्रेगनेंसी मतलब ऐसी हाइपरटेंशन जो प्रेगनेंसी की वजह से हो तो इसको हम कहते हैं प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। तो अगर कोई फीमेल है उसके अंदर प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन है तो कौन सी ड्रग देंगे। अब इसमें हमारे पास चार ऑप्शन है, देखिए हम इसमें अल्फा मिथाइल डोपा भी दे सकते हैं, लेबिटालोल भी दे सकते हैं, हाइड्रिलाजीन भी दे सकते हैं। लेकिन आपने इसमें क्या देना है, देखिए जो हमारा पीएमडीसी का एग्जाम है उसमें अगर आपको दो ऑप्शन दिए जाते हैं, अल्फा मिथाइल डोपा भी आता है और लेबिटालोल भी आता है, तो आपने पहले लेबिटालोल को चूज करना है। ठीक है, अगर आपकी लेबिटालोल उसमें लिखी हुई है तो आपने लेबिटालोल लगानी है। अगर लेबिटालोल अवेलेबल नहीं है तो फिर आप क्या देंगे, फिर आप उसमें अल्फा मिथाइल डोपा। ये आपका मेडिकल के ऊपर इसका एमसीक्यूज भी मौजूद है, तो आप इसको अच्छे तरीके से देख सकते हैं कि लेबिटालोल और अल्फा मिथाइल डोपा ये आप इसके अंदर दे सकते हैं। ठीक है, ये आपने इसी तरह इसको याद रखना है। बाकी और इसमें फिलहाल कुछ भी नहीं है, जो आपकी मेजर मेजर हैं ड्रग्स, जो ड्रग चॉइस है वो मैंने आपको कवर करवा दी है। हाँ, एक और आपसे सवाल ये पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर पार्शियल सीजर्स। हमारी जो पार्शियल सीजर्स होती हैं इसकी ड्रग ऑफ चॉइस क्या है। उसके अलावा आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर टोनिक क्लोनिक सीजर्स। ठीक है, तो इन दोनों की आप एक दफा पढ़ लेना क्योंकि ज्यादातर एब्सेंट सीजर का पूछा जाता है, बट इन दोनों का भी वो आपसे पूछ सकता है। सबसे पहले मुझे बताएं कि व्हाट इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर पार्शियल सीजर्स। जो हमारे पार्शियल सीजर्स होते हैं इसकी जो ड्रग ऑफ चॉइस है, दीज आर योर कार्बीमीजापीन। ठीक है, वो हमारी क्या होती है, दैट इज योर कार्बामिजापीन। तो आपकी जो कार्बामिजापीन है ये ड्रग ऑफ चॉइस है किन के अंदर, जो पार्शियल सीजर्स के शिकार होते हैं। उसके अलावा जो टॉनिक क्लोनिक सीजर्स होते हैं, टॉनिक क्लोनिक सीजर का मतलब क्या होता है कि जो पेशेंट होगा उसकी बॉडी पहले अकड़ जाएगी बाद में ढीली हो जाएगी, तो इसको हम टॉनिक क्लोनिक सीजर कहते हैं। और इसकी जो ड्रग ऑफ चॉइस है दैट इज योर सोडियम वेलप्रोएट। ठीक है, वो आपकी क्या होती है, सोडियम वेलप्रोएट होती है। ठीक है, तो ये कुछ आपकी ड्रग ऑफ चॉइस है जो एग्जाम के अंदर बार बार पूछी जाती है, तो ये मैंने इनको कुछ कवर करने की कोशिश की है, तो आपने इनको लाजमी लाजमी इसी तरह ही याद रखना है। ठीक है, चलें जी, आई होप कि आपको यहाँ तक तो समझ आ गई होगी, यहाँ तक कोई मसले वाली बात नहीं है। अभी तक अगर आप एग्जाम देखें तो एग्जाम के अंदर जो सबसे ज्यादा सवाल पूछा गया है वो एब्सेंट ईयर का पूछा गया है। तो एब्सेंट ईयर में तो आपको मतलब एब्सेंट ईयर वाला जो सवाल है वो आपने अच्छे तरीके से करना है और उसमें किसी किस्म की आपने लापरवाही नहीं करनी। ठीक है, चलें जी हम आगे चलते हैं। अब मुझे ये बताएं कि अगर आपसे पूछा जाए कि एक फीमेल है, ठीक है, एक फीमेल है और उसको क्या हो गया, उसके अंदर व्हाइट कर्डी डिस्चार्ज है, वजाइनल डिस्चार्ज है, तो उसमें इसका डायग्नोज क्या होगा। तो जो व्हाइट कर्डी डिस्चार्ज होता है ये आपको किसके अंदर मिलता है, तो इट इज यूजुअली सीन इन द बैक्टीरियल वेजिनोसिस। तो आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर बैक्टीरियल वेजिनोसिस। जो बैक्टीरियल वेजिनोसिस है इसकी ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगी, तो हमारे पास एक बड़ी मशहूर जमाना ड्रग है दैट इज कॉल्ड मेट्रोनिडाजोल। जो मेट्रोनिडाजोल है ये एनारोबिक बैक्टीरिया के खिलाफ इस्तेमाल होती है, तो ये आप यूज करते हैं किसके अंदर, बैक्टीरियल वेजिनोसिस के पेशेंट्स के अंदर। उसके अलावा आपसे और सवाल ये पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर गैस गैंग्रीन। हमारे पास जो गैस गैंग्रीन है, सबसे पहले आपने मुझे कमेंट सेक्शन में अभी ये बताना है कि व्हाट इज द शाबाश व्हाट इज द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म। ये कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो आपके अंदर गैस गैंग्रीन कराता है। मैं आपको ये बता देता हूं कि जो ड्रग ऑफ चॉइस है गैस गैंग्रीन की उसका नाम क्या है, दैट इज कॉल्ड पेनिसिलिन। वो आपकी क्या होती है, पेनिसिलिन। जो पेनिसिलिन है ये आपकी ड्रग ऑफ चॉइस है किसके अंदर, गैंग्रीन के अंदर। उसके बाद बड़े मशहूर जमाना सवाल और अक्सर आपके सवाल ये हॉस्पिटल के अंदर इसके पेशेंट भी आए होते हैं, दैट इज योर गनोरिया। देखिए जो गनोरिया आप सबको पता है कि एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, इट इज अ एसटीडी, एक एसटीडी है। तो एसटीडी की जो ड्रग ऑफ चॉइस है आपकी जो गनोरिया है इसकी जो ड्रग ऑफ चॉइस है आपने अक्सर बुक्स के अंदर भी पढ़ी होती है, लेकिन आपने इसमें एक बात ये याद रखनी है कि इट इज द सेफ्ट्राइक्सोन, जो ऑक्सीडल का इंजेक्शन होता है। ठीक है, तो जो सेफ्ट्रैक्सोन है इट इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर गनोरिया। लेकिन सवाल ये है कि जो इसको आपने आईवी लगाना है या आईएम लगाना है, क्योंकि आप सबको पता है कि जो सेफ्ट्रैक्सोन है हमारी कॉमन प्रैक्टिस के अंदर ये देखा गया है कि जो सेफ्ट्रैक्सोन है ये हम आईवी लगाते हैं, इंट्रावेनस लगाते हैं। लेकिन हमेशा याद रखें जो एसटीडीज के पेशेंट होते हैं ना, जैसे गनोरिया हो गया, तो गनोरिया के अंदर अगर आपने सेफ्ट्रैक्सोन लगाना है तो इसको आपको आईएम लगाना पड़ेगा। तो आपने याद रखना है कि इसको हम क्या करते हैं, इंट्रामस्कुलर लगाते हैं, इसका हमें इंट्रावीनस कोई भी फायदा नहीं होता। ठीक है, ये आपने इसके अंदर लाजमी लाजमी याद रखना है, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मुझे ये बताएं कि अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि हमारे पास व्हाट इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस।
जो हमारा बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस होता है इसकी ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगी, तो वो आपकी क्या होती है, दैट इज आल्सो द सेफ्ट्रेक्सोन। वो भी क्या होगा, वो भी आपका सेफ्ट्रेक्सोन होगा। ठीक है, तो ये भी आपने इसके अंदर थोड़ा सा देख लेना है। चलें जी, आई होप कि आपको यहाँ तक तो समझ आ गई होगी, यहाँ तक कोई मसले वाली बात नहीं है, क्योंकि ये सारी बातें आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई है, जस्ट मैंने आपको थोड़ी सी रिवाइज कराई है। ठीक है, हम जरा आगे चलते हैं। देखिए फार्मा का पोर्शन जो होता है एग्जाम के अंदर वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, लेकिन इंशाल्लाह अगर आप ये सारी क्लास लेंगे तो आपके काफी ज्यादा जो पॉइंट्स होंगे वो इसमें कवर हो रहे होंगे। ठीक है, बाकी वो तो अल्लाह को पता है कि परसों का एग्जाम किस तरह आता है, लेकिन इंशाल्लाह आपके काफी ज्यादा जो पॉइंट्स होंगे वो इसमें कवर हो रहे होंगे। ठीक है, चलें जी, अब मुझे ये बताएं कि फार्मा के अंदर जो आपकी जनरल फार्माकोलॉजी है इसमें आप दो टर्म्स पढ़ते हैं। एक आपकी होती है फार्मेकोडायनेमिक्स, ठीक है, वन इज कॉल्ड फार्मेकोडायनेमिक्स एक होती है, और दूसरी कौन सी होती है, वन इज कॉल्ड फार्मेकोकाइनेटिक्स। ठीक है, तो आप एक होती है फार्मेकोकाइनेटिक्स और एक होती है फार्मेकोडायनेमिक्स। जो फार्मेकोकाइनेटिक्स है ये क्या होता है, तो इसकी डेफिनेशन में लिखिए कि इट इज द एक्शन, शाबाश, ये क्या है, इट इज द एक्शन ऑफ बॉडी, ये हमारी बॉडी का एक्शन है, तो इट इज द एक्शन ऑफ बॉडी ऑन द ड्रग, कि हमारी जो बॉडी है वो हमारी ड्रग के ऊपर, जो हम गोली खाते हैं उसके ऊपर क्या असर करती है, इसको हम फार्मेकोकाइनेटिक्स कहते हैं। लेकिन अगर हम फार्मेकोडायनामिक्स की बात करें तो इट इज द ड्रग एक्शन, ये क्या होता है, ये हमारी दवाई का एक्शन होता है, तो इट इज द ड्रग एक्शन ऑन बॉडी। ठीक है, ये हमारे जिस्म के ऊपर जो ड्रग का एक्शन होता है उसको हम फार्मेकोडायनामिक्स कहते हैं। ठीक है, ये दो 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 आपकी टर्म है जो आपको अक्सर आपसे पूछी जाती है। ठीक है, अच्छा हम आगे चलते हैं। आप कहते हैं कि अच्छा ये तो समझ आ गया, और हमने इसके अंदर क्या करना है, तो फार्मेकोकाइनेटिक्स फार्मेकोडायनामिक्स। ठीक है, ये फिलहाल हम यही करेंगे कि हमारे पास टाइम बहुत बहुत कम है, लेकिन हमने चीजें बहुत ज्यादा करनी है। ठीक है, तो ये आप इसके अंदर देख लेना है। उसके बाद आपसे दो टर्म्स आपको और पूछी जा सकती हैं, दीज आर, एक आपकी होती है एफिकेसी, ठीक है, वन इज योर एफिकेसी, और एक क्या होती है, पोटेंसी होती है। ठीक है, तो इन दोनों की आपको डेफिनेशन आनी चाहिए। व्हाट इज एफिकेसी, व्हाट इज पोटेंसी। पोटेंसी में आपने याद रखना है कि इट इज द कंसंट्रेशन आर डोज ऑफ ड्रग रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 50% ऑफ द ड्रग। ठीक है, एक्शन मतलब कि आपको जितना एक्शन चाहिए उसका 50% जो आपका एक्शन है वो कितनी डोज से आ रहा है। तो इसमें आप लिखें जो एफिकेसी होती है, ये सॉरी पोटेंसी क्या होती है, इट इज द कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग। ठीक है, ये क्या है, ये आपकी ड्रग की वो वाली कंसंट्रेशन है, तो इट इज द कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग टू प्रोड्यूस, शाबाश, टू प्रोड्यूस 50% ऑफ इफेक्ट। ठीक है, जो आपका 50% इफेक्ट होता है उसको पैदा करने के लिए कितनी आपको अमाउंट चाहिए उसको हम पोटेंसी कहते हैं। उसके बाद हमारे पास सेकंड नंबर पे क्या आता है, दैट इज एफिकेसी। जो एफिकेसी है इसमें आपने याद रखना है कि इट इज द मैक्सिमम रिस्पॉन्स प्रोड्यूस्ड बाय अ ड्रग, कि हमारी जो एक ड्रग है वो मैक्सिमम कितना रिस्पॉन्स पैदा करती है, तो मैक्सिमम रिस्पॉन्स प्रोड्यूस्ड बाय द ड्रग, इट इज कॉल्ड एफिकेसी। ठीक है, तो ये आपने इसके अंदर थोड़ा सा देख लेना है। उसके बाद बस ये दो बातें इसके अंदर याद रखनी है कि एफिकेसी और पोटेंसी, वैसे ये पूछा नहीं जाता एग्जाम के अंदर, लेकिन फिर भी आपके माइंड में होना चाहिए कि एफिकेसी और पोटेंसी दोनों में क्या फर्क होता है। ठीक है, जो ज्यादातर सवाल आपके आते हैं ना उसके अंदर एनआरई के अंदर, वो ज्यादातर यही सवाल होते हैं कि कौन ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, या आपको कोई केस बताएगा तो उसमें आप बताएंगे कि अच्छा इसमें हम कौन सी ड्रग देंगे। उसके बाद इंशाल्लाह परसों का एग्जाम है, एक दिन रह गया एग्जाम के अंदर, ये बात मेरी रिकॉर्ड भी हो रही है, यूट्यूब के ऊपर भी अवेलेबल होगी। आपसे लाजमी लाजमी यहां से सवाल आएगा, दीज आर एंटीडोट्स। आपके फार्माकोलॉजी के अंदर ये वाला सवाल आता ही आता है कि व्हाट आर द एंटीडोट्स, या तो ये फार्माकोलॉजी के अंदर पूछा जाएगा, या जो आपकी कम्युनिटी मेडिसिन और फोरेंसिक मेडिसिन होती है उसके अंदर ये सवाल आता है। तो इसको हम जल्दी से कवर करते हैं। सबसे पहले आप सबको ये आती है, जस्ट मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। मुझे ये बताएं कि अगर एक पेशेंट है उसके अंदर पैरासीटामोल की पॉइजनिंग हो गई है, तो पैरासीटामोल पॉइजनिंग को रिवर्स करने के लिए हम क्या देते हैं, तो आप सबको पता है, बच्चे बच्चे को आती है ये बात, दैट इज एन एसिटाइल सिस्टीन। वो क्या होती है, आपकी एन एसिटाइल सिस्टीन होती है। उसके बाद मुझे बताएं कि कौन सी ऐसी ड्रग है जिसको हम यूज करते हैं फॉर द रिवर्सल ऑफ बेंजोडियाजेपिन। जो आपकी बेंजोडियाजेपिन है इसको रिवर्स करने के लिए कौन सी ड्रग देंगे, तो ये हमें सवाल भी आया हुआ था, दैट इज योर फ्लूमिजानिड। ठीक है, वो आपकी क्या होती है, फ्लूमिजानिड। ये बड़ा ही सवाल कॉमन है। उसके बाद आपसे जो 30 नंबर पे पूछा जा सकता है कि कौन सी ऐसी ड्रग है जो हम यूज करते हैं टू रिवर्स द टॉक्सिसिटी ऑफ हेपरिन। हेपरिन को रिवर्स करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, तो इसका नाम है प्रोटामीन सल्फेट। वो आपका क्या होगा, प्रोटामीन सल्फेट। तो प्रोटामीन जो सल्फेट है हेपरिन को रिवर्स करने के लिए हम देते हैं। उसके बाद आपसे जो अगला सवाल पूछा जाएगा वो ये पूछा जाएगा कि जो ओपियोइड्स होते हैं, ठीक है, आपके जो ओपियोइड्स होते हैं अगर इसकी टॉक्सिसिटी हो जाए तो इसको रिवर्स करने के लिए हम क्या देते हैं, तो ये भी बच्चे बच्चे को पता है, हर बंदे ने इसको रट्टा मारा हुआ है, दैट इज योर नैलेक्सोन। वो क्या होता है, आपका नैलेक्सोन होता है। उसके बाद
आपसे अगला सवाल ये पूछा जाएगा कि हाउ टू रिवर्स द टॉक्सिसिटी ऑफ वारफरिन। देखिए वारफरिन की टॉक्सिसिटी को रिवर्स करने के दो तरीके हैं कि अगर आपको फौरी तौर पे एक्शन चाहिए, ठीक है, अगर आपको फौरी तौर पे एक्शन चाहिए तो फिर और ड्रग है, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा डिलेड एक्शन चाहिए तो फिर और ड्रग है। अगर डिलेड एक्शन है तो उसमें हम क्या देंगे, उसमें हम विटामिन के का इंजेक्शन लगा देंगे। लेकिन अगर आपको फौरी तौर पे चाहिए तो हम इसमें क्या देंगे, वी कैन गिव फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा। हम क्या देते हैं, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा इसके अंदर देते हैं। उसके बाद हमें डॉक्टर सबा बताएंगी कि हाउ टू रिवर्स द बीटा ब्लॉकर्स। आप सबको पता है कि जो बीटा ब्लॉकर्स होते हैं ये थोड़े खतरनाक होते हैं क्योंकि ज्यादा कॉमन नहीं, मतलब इसको आप नहीं पूछी जाती। लेकिन हाउ टू रिवर्स द बीटा ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर को रिवर्स हम कैसे करेंगे, तो इसको रिवर्स करने का तरीका ये है कि हम इस पेशेंट को एक तो इंसुलिन लगाते हैं, उसके साथ साथ हम क्या करते हैं, ग्लूकागोन देते हैं। ठीक है, तो इंसुलिन एंड ग्लूकागोन बोथ आर यूज्ड टू रिवर्स द टॉक्सिसिटी ऑफ बीटा ब्लॉकर्स। ये आप सबको पता है और ये आपने लाजमी लाजमी याद रखना है। अच्छा, कल मुझसे एक स्टूडेंट, बल्कि दो स्टूडेंट ने मुझे मैसेज किया हुआ था कि अगर एक पेशेंट है उसके अंदर कोई भी रेस्पिरेटरी डिप्रेशन है या उसकी सैचुरेशन ड्रॉप कर रही है तो आप क्या करेंगे। देखिए आप, ये बच्चे बच्चे को पता है, इवन आप आपकी हॉस्पिटल की प्रैक्टिस है ये कि जब भी हमारे पास कोई पेशेंट आता है और उसकी जो सैट्स है, जो उसकी सैचुरेशन है वो ड्रॉप कर रही है, तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, उसको ऑक्सीजन मास्क लगा के उसको ऑक्सीजन अटैच करते हैं। तो इसी तरह जब भी आपसे पूछा जाए कि एक पेशेंट है उसके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड की टॉक्सिसिटी है, उसके अंदर क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड की टॉक्सिसिटी है, तो हम क्या करेंगे, वी विल गिव 100% ऑक्सीजन। हम क्या करेंगे, हम उसके अंदर 100% ऑक्सीजन देंगे, मतलब कि उसको ऑक्सीजन मास्क लगाएंगे। उसके बाद आपसे सवाल पूछा जाएगा कि एक पेशेंट है उसने ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स, जो ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स हैं ये हम यूज करते हैं, इसका असर आने में तकरीबन 4 से 5 हफ्ते लग जाते हैं। तो इसकी अगर टॉक्सिसिटी हो जाए तो हाउ टू रिवर्स द टॉक्सिसिटी ऑफ ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, तो ये भी आपका सवाल है। इसमें आपने याद रखना है इट इज योर सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, जो आपका सोडियम बाइकार्बोनेट होता है ये हम इस पेशेंट के अंदर देते हैं। तो मुझे बताएं ये जो एंटीडोट्स हैं इसमें कंफर्म आपका सवाल आना ही आना है, तो ये आपका क्या आप इसको सॉल्व कर लेंगे, तो आई होप कि आपको उसको बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो इंशाल्लाह आप अगर इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपके 1 या 2 नंबर इसमें से पक्के हैं। चलें, अब आपने मुझे कमेंट सेक्शन में एक बात ये बतानी है कि व्हाट इज द एंटीडोट ऑफ मॉर्फिन। मैंने आपको इतने बताया तो आप भी मुझे एक बात बताएंगे कि व्हाट इज द एंटीडोट ऑफ मॉर्फिन। हमारी जो मॉर्फिन होती है, ठीक है, जो मॉर्फिन है, अगर एक पेशेंट मॉर्फिन बहुत ज्यादा खा लेता है, वैसे तो ये मिलती नहीं है क्योंकि इसका नशा किया जाता है पाकिस्तान के अंदर, तो बड़ी मुश्किल अवेलेबल है, इवन ब्लैक के अंदर ये बिकती है। लेकिन अगर फर्ज करें एक पेशेंट है वो बहुत ज्यादा मॉर्फिन ले लेता है, तो इसको अब ट्रीट कैसे करेंगे, या जब भी मॉर्फिन की टॉक्सिसिटी होती है तो क्या होता है। देखिए जब भी मॉर्फिन की टॉक्सिसिटी होती है तो ये आपके अंदर रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कराती है, और इसको ट्रीट करने का तरीका मैंने आपको ऊपर अभी बताया भी हुआ है, लेकिन आपने मुझे बताना है कि इसको रिवर्स करने के लिए हम कौन सी ड्रग यूज करेंगे। ठीक है, तो ये आपने इसके अंदर लाजमी लाजमी देख लेना है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा, यहाँ तक कोई मसले वाली बात नहीं है। ठीक है, अब ना इसमें मतलब कि मेन मेन चीजें तो आपकी यही हैं। उसके बाद मुझे ये बताएं शाबाश कि अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि एक पेशेंट है उसके अंदर एस्प्रिन की ओवरडोज हो गई है। ठीक है, एस्प्रिन आप सबको पता है कि बड़ी कॉमन एक ड्रग है। तो अगर एक पेशेंट है उसके अंदर एस्प्रिन की ओवरडोज हो गई है तो उसके अंदर मेटाबॉलिक अल्कलोसिस होगी, मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगी, या क्या होगा। तो हमेशा याद रखें कि जो एस्प्रिन की ओवरडोज है ये आपके अंदर मेटाबॉलिक अल्कलोसिस कराती है। ये क्या कराती है, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस कराती है। ठीक है, तो ये आपने इसके अंदर लाजमी थोड़ा सा देख लेना है। उसके अलावा फिलहाल और उसमें कुछ भी नहीं है, बस यही आपकी मेन मेन बातें जो आपने इसमें करनी है। उसके बाद हम आगे चलते हैं, यहाँ पे जो एंटीडोट्स हैं उनमें फिलहाल आपने यही करने हैं। उसके बाद आपसे एक सवाल पूछा जाएगा कि एक पेशेंट है, ठीक है, और उसको गाउट है, ठीक है, उसको क्या है, उसको गाउट है, उसको गैंटिया है, लेकिन हम उसको एनसेड्स देना चाहते हैं। आपको पता है कि जो एनसेड्स होते हैं ये तो जो कॉक्स 1 एंजाइम होता है उसको इनहिबिट करके हमारे मैदे को खराब करते हैं, हमारे मैदे के अंदर अल्सर्स करते हैं। लेकिन इस गाउट के लिए हम एक स्पेशल ड्रग यूज करते हैं जो क्या होती है, दैट इज योर सिलेक्टिव कॉक्स 2 इनहिबिटर। ये जो आपकी सिलेक्टिव कॉक्स 2 इनहिबिटर है, इस ड्रग का क्या नाम होगा, शाबाश। तो आपने याद रखना है कि जो गोट है इसको इनहिबिट करने के लिए हमारे पास एक स्पेशल किस्म की ड्रग है जिसका नाम क्या है, शाबाश। जो आपकी स्पेशल किस्म की ड्रग है इसका नाम क्या है, दैट इज कॉल्ड कोलिकोक्सिब। इसको हम क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड कोलिकोक्सिब। डॉक्टर सबा, जो कॉलकीन है वो और चीज है, ठीक है, जो आपकी कोलिकोक्सिब है तो इसमें हम क्या लिखेंगे, इट इज योर कोलिकोक्सिब। जो कॉलकीन है वो और ड्रग है, ठीक है, वो आप मतलब कि यूरिक एसिड को करती है। अच्छा, हम आगे चलते हैं। आप कहते हैं कि अच्छा ये तो समझ आ गया, अब इसमें और क्या करना है। ठीक है, तो मेन मतलब कि फिलहाल तो आपने ये जो जितनी मैंने आपको बातें पढ़ाई हैं ये आपके एग्जाम के हवाले से इंतहाई इंपॉर्टेंट है, और ये आपने इस मतलब इस इनको छोड़ने का आप किसी तरह भी रिस्क नहीं ले सकते। ठीक है, अच्छा हम आगे चलते हैं। आप कहते हैं कि अच्छा ये तो समझ आ गया, और हमने क्या करना है।
अच्छा, अब ना हम कुछ ऐसी ड्रग्स पढ़ेंगे जो एंटी एमिटिक होती हैं। देखिए, हम जब मैंने एग्जाम दिया था तो उसमें भी ये सवाल आया हुआ था, लेकिन मैं आपसे दोबारा पूछूंगा। मुझे ये बताएं कि एक पेशेंट है, ठीक है, एक पेशेंट है और उसको क्या है, उसको डायबिटिक गैस्ट्रोपेरिसिस है। उसको क्या है, डायबिटिक गैस्ट्रोपेरिसिस। डायबिटिक गैस्ट्रोपेरिसिस में आपने देखा होगा, जो डायबिटीज के लोग होते हैं अक्सर आपसे कंप्लेन करते हैं कि मेरा मैदा भरा भरा रहता है, ऐसा लगता है कि खाना ऊपर ही अट गया, नीचे जा ही नहीं रहा। तो इसको हम कहते हैं गैस्ट्रिक डायबिटिक गैस्ट्रोपेरिसिस। तो मुझे बताएं, व्हाट इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर डायबिटिक गैस्ट्रोपेरिसिस। तो मैंने अपनी क्लासेस के अंदर ये पढ़ाता भी हूँ कि हमारे पास जो डायबिटिक गैस्ट्रोपेरिसिस होती है, इसकी जो ड्रग ऑफ चॉइस है, दैट इज योर मेटक्लोप्रामाइड। वो आपकी क्या होती है, मेटक्लोप्रामाइड। जो मेटक्लोप्रामाइड है, इट इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर डायबिटिक गैस्ट्रोपेरिसिस, ठीक है। उसके बाद आपसे सवाल पूछा जाएगा कि एक पेशेंट है, उसके अंदर कीमो इंड्यूस्ड वॉमिटिंग है, मतलब कि जो मरीज है उसके अंदर कीमो की वजह से, कीमोथेरेपी की वजह से उसको वॉमिटिंग आ रही है। तो व्हाट इज द ड्रग ऑफ चॉइस। तो कीमो कीमो इंड्यूस्ड वॉमिटिंग की जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है, वो आपको पता है कि हम इंजेक्शन लगाते हैं ऑनसेट के नाम से, जिसको क्या कहते हैं, दैट इज ओंडेनसिट्रोन। तो आपकी जो ओंडेनसिट्रोन है, ये क्या है, ये आपकी कीमो इंड्यूस्ड वॉमिटिंग की ड्रग ऑफ चॉइस है, ठीक है। ये आपने लाजमी याद रखना है। उसके बाद हमें एक सवाल आया था, उसने क्वेश्चन के अंदर सारे साइड इफेक्ट बताए हुए थे। तो आपने कहना है कि जो मेटक्लोप्रामाइड है, इसके जो साइड इफेक्ट्स हैं, दीज आर एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम्स, ठीक है। ये हमें क्या लेके आती है, ये हमारे अंदर एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम्स लेके आती है। और जो मेटक्लोप्रामाइड है, ये गैस्ट्रिक एम्पटिंग को ज्यादा करती है, हमारा जो मैदा होता है उसको जल्दी जल्दी खाली करती है। तो इस वजह से हम इसको किस में यूज करते हैं, डायबिटिक गैस्ट्रोपेरिसिस के अंदर। अच्छा, वैसे तो ये यूवर्ल्ड का सवाल है, यूएस में जो लोग कर रहे हैं उन्होंने ये यूवर्ल्ड के अंदर देखा होगा कि अगर एक पेशेंट है, उसके अंदर डायबिटिक गैस्ट्रोपेरिसिस है, हमारे पास मेटक्लोप्रामाइड अवेलेबल नहीं है, तो कौन सी ऐसी एंटीबायोटिक है जो आपकी डायबिटिक गैस्ट्रोपेरिसिस या जो गैस्ट्रिक एम्पटिंग है, इसको बढ़ा सकती है, इसके सिम्टम्स को इंप्रूव कर सकती है। तो हमने पढ़ा था कि ऐसी एंटीबायोटिक जिसका नाम है एजिथ्रोमाइसिन, जो आपके मैक्रोलाइड्स होते हैं, जिसमें मशहूर मान आपकी एजिथ्रोमाइसिन है या आपकी एरिथ्रोमाइसिन है। ये क्या है, ये आपकी डायबिटिक गैस्ट्रोपेरिसिस को इंक्रीज करते हैं और ये आपका काफी ज्यादा सिम्टम्स को इंप्रूव करते हैं, ठीक है। तो ये आपने इसके अंदर देख लेना है। उसके बाद आपसे एक बहुत मतलब कि रेयर है, लेकिन शायद ये सवाल पूछा जाए कि जो ऑनसेट के नाम से इंजेक्शन आता है, जो ओंडेनसिट्रोन है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ओंडेनसिट्रोन इज 5-HT, ठीक है। आपका ये जो रिसेप्टर होता है, ये इसको इनहिबिट करता है। तो 5-HT रिसेप्टर एंटागोनिस्ट जो आपका ओंडेनसिट्रोन है, इट इज द 5-HT रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, ठीक है। तो ये आपने इसके अंदर लाजमी लाजमी देख लेना। बाकी और इसमें कुछ भी नहीं है, बस ये मेन मेन बातें आपने याद रखनी है। चलें जी, हम आगे चलते हैं। आप आई होप कि आपको इस क्लास का काफी ज्यादा फायदा हो रहा होगा। मैं बातें इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि हमारे पास टाइम कम है और हमने ज्यादा चीजें कवर करनी है, ठीक है। तो चलें जी, ये आपकी कवर होगी जो एंटीमेटिक ड्रग्स हैं। इसके अलावा और काफी ज्यादा एंटीमेटिक ड्रग्स हैं, लेकिन ज्यादातर सवाल जो आता है वो मेटक्लोप्रामाइड से आता है, ओंडेनसिट्रोन से आता है। तो ये आपने लाजमी लाजमी इसमें करने होते हैं, ठीक है। अच्छा, हम आगे चलते हैं। आप कहते हैं कि अच्छा ये तो समझ आ गया, और हमने क्या करना है। अब हमारे पास एक ड्रग एनेस्थीसिया वाले से हम कुछ ड्रग्स कर लेते हैं। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आपके पास ऐसी कौन सी पहले तो ये बताएं कि जब भी आप किसी बंदे को लोकल एनेस्थीसिया लगाते हैं, तो जो आपका लोकल एनेस्थीसिया ये किस तरह काम करता है। तो लोकल एनेस्थीसिया को मैकेनिज्म एक्शन ये होता है कि आपके सोडियम चैनल को ब्लॉक कर देता है। तो इट ब्लॉक सोडियम चैनल। जो आपका लोकल एनेस्थीसिया होता है, ये सोडियम चैनल को ब्लॉक करता है। उसके बाद आप सबको पता है कि हमारे पास लिग्नोकेन के नाम से जेल आती है, या लीडोकेन या लिग्नोकेन के नाम से क्या आती है, जेल आती है। तो ये आपने इसके अंदर थोड़ा सा देख लेना है। उसके अलावा मुझे ये बताएं शाबाश के ये तो आपकी पहली होगी। उसके बाद ऐसे मुझे बताएं ऐसा एनेस्थीसिया, ठीक है, ऐसा ऐसा एनेस्थीसिया। तो एनेस्थीसिया फॉर ब्रेस्ट इंजरी या ब्रेस्ट इंजरी, मतलब कि अगर एक फीमेल है, उसके अंदर ब्रेस्ट इंजरी या रिब इंजरी, ठीक है, उसकी रिब फ्रैक्चर हो गई है या ब्रेस्ट इंजरी हुई है, तो बेस्ट ड्रग जो हम उसके अंदर यूज कर सकते हैं वो कौन सी है। तो आपने याद रखना है कि ऐसी एनेस्थेटिक ड्रग जो आपकी रिब इंजरी या चेस्ट इंजरी के अंदर यूज करते हैं, दैट इज योर बुपिविकेन, ठीक है। उसका नाम क्या है, उसका नाम है बुपीवाकेन, ठीक है। तो आपकी बुपीवाकेन जो है, ये आपकी किसके अंदर यूज होती है, चेस्ट के अंदर, ठीक है। चेस्ट या जो रिब इंजरी होती है उसके अंदर हम इसको कॉमनली यूज करते हैं। उसके बाद हम आगे चलते हैं। आप कहते हैं कि अच्छा ये तो समझ आ गया, और हमने क्या करना है। उसके अलावा हमारे पास वैसे तो जो एनेस्थीसिया वाली ड्रग्स काफी ज्यादा हैं, लेकिन अभी टाइम कम है और इनमें से सवाल भी बहुत बहुत कम आते हैं, तो इसलिए मैं इस पे ज्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। हम ना ज्यादा चलते हैं साइड इफेक्ट्स के ऊपर, क्योंकि आपको पता है कि फार्माकोलॉजी का जब भी पेपर बनता है तो लाजमी लाजमी सवाल पूछा जाता है कॉमन साइड इफेक्ट्स के ऊपर, ठीक है। अब साइड इफेक्ट्स तो बहुत ज्यादा, हर ड्रग के साइड इफेक्ट्स होते हैं, लेकिन हमने कॉमन कॉमन पढ़ने हैं। तो सबसे पहले मुझे ये बताएं कि ऐसी कौन सी एंटीबायोटिक है जो आपकी क्या कराती है, जो डिसकलोरेशन ऑफ टीथ कराती है, आपके दांतों को खराब करती है। तो ऐसी कौन सी एंटीबायोटिक है जो दांतों को खराब करेगी। तो इसमें आप सबको पता है, हमने बार बार ये चीज पढ़ी हुई है, इट इज योर
टेट्रासाइक्लिन, वो आपकी क्या होती है, टेट्रासाइक्लिन होती है। उसके बाद मुझे ये बताएं कि ऐसी कौन सी एंटीबायोटिक है जो क्या होती हैं, जो ऑटोटॉक्सिक होती हैं। ऑटोटॉक्सिक का मतलब क्या है कि ऐसी कौन कौन सी ड्रग्स हैं जो हमारे कानों के लिए खतरनाक होती हैं। तो इसमें वैसे तो बहुत सारी ड्रग्स आती हैं, लेकिन हमेशा आपने 4 ड्रग्स याद रखनी है जो एग्जाम के अंदर पूछी जा सकती हैं। देखिए, सबसे पहले आप सबको पता है कि ऐसी ड्रग जो हमारे कानों के लिए खतरनाक होती है, उसमें हमारी आती है अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स। वो क्या होती हैं, अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स आती हैं, बहुत कॉमन ये सवाल है। उसके अलावा आपने कहना है कि और कौन सी ड्रग है जो हमारे कानों के लिए खतरनाक होती है, तो दीज आर योर लूप डायरेटिक्स। देखिए, जो लूप डायरेटिक्स होती हैं, हमने पढ़ा भी था कि लूप लूजिस कैल्शियम, एक तो ये कैल्शियम को लूज करते हैं। उसके अलावा जो लूप डायरेटिक्स होते हैं ये हमारे ऑटोटॉक्सिक होते हैं, कानों के लिए खतरनाक होते हैं। उसके अलावा जो हमारी ऑटोटॉक्सिक ड्रग है, जो तीसरी आपने याद रखनी है, ये आपकी कीमोथेरापी वाली ड्रग है, एंटी कैंसर ड्रग है, और इसका नाम क्या है, सिस्प्लाटिन। जो सिस्प्लाटिन है, ये आपने अगर उस डायग्राम को याद किया होगा तो सी से आपके कान बने हुए थे, तो सिस्प्लाटिन। उसके अलावा आपकी एक एंटी फंगल ड्रग है जिसका नाम है एम्फोटेरिसिन बी। तो जो एम्फोटेरिसिन बी है, ये भी क्या है, ये भी आपकी ऑटोटॉक्सिक है। तो ऑटोटॉक्सिक के हवाले से आपने ये 4 ड्रग्स कभी भी नहीं भूलनी। लेकिन इसके साथ एक और ड्रग चले ऐड कर लें जो बड़ी मशहूर भी है, दैट इज योर वैंकोमाइसिन। जो वैंकोमाइसिन होती है, ये भी क्या होती है, ये भी ऑटोटॉक्सिक होती है। तो ये आपने इसके अंदर 4 ड्रग्स लाजमी लाजमी याद रखनी है, क्योंकि इसका सवाल आया भी हुआ है और आपसे पूछा भी जा सकता है। ठीक है। उसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप पास ओवर आप सबने अब तो कर ही लिए होंगे, तो आपने ये सवाल देखा होगा कि कौन कौन सी ड्रग्स हैं जो हमारी बॉडी के अंदर हाइपर यूरिसीमिया कराती हैं, हमारे यूरिक एसिड को ज्यादा करती हैं। जी डॉक्टर सबा, कौन कौन सी ड्रग्स हैं? तो आप सबको पता है कि हमारी जो सबसे पहली ड्रग है जो हमें हाइपर यूरिसीमिया कराती है, वो आपका क्या है, दैट इज योर नियासिन। चलें जी, हमें डॉक्टर सबा जल्दी से बताएं, ये जो नियासिन है ये कौन सा विटामिन है? विटामिन बी 1 है, बी 2 है, बी 3, बी 4, कौन सा विटामिन है? ठीक है, ये आपने मुझे बताना है। उसके बाद मुझे बताएं कि और कौन सी ड्रग है जो आपके अंदर हाइपर यूरिसीमिया कराती है। तो आपने याद रखना है, दैट इज योर पायरिजिनामाइड। ठीक है, जो आपकी पायरिजिनामाइड है, ये क्या है, ये ऐसी ड्रग है जो आपके अंदर हाइपर यूरिसीमिया कराती है। उसके अलावा और आपने याद रखना है कि और कौन सी ड्रग है। तो और हमारे पास ये सवाल आया भी हुआ है कि थायजाइड डायरेटिक्स। ये फर्स्ट एड के अंदर इतना क्लियर नहीं लिखा हुआ, लेकिन आपने इसको याद करना है कि जो थायजाइड डायरेटिक्स होते हैं ये आपके अंदर यूरिक एसिड को ज्यादा करते हैं और आपको गाउट करवाते हैं। ठीक है, ये लाजमी बात याद रखनी है। उसके बाद आपने कहना है कि हमारे पास जो लूप डायरेटिक है, खास करके जो आपका फिरोसीमाइड है, ठीक है, जो आपका फिरोसीमाइड है, ये भी क्या कराता है, ये भी आपके यूरिक एसिड को ज्यादा करता है। लेकिन एग्जाम के अंदर जो पास्ट पेपर के हवाले से ये वाला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो थायजाइड डायरेटिक्स हैं ये आपके क्या अंदर क्या करते हैं, यूरिक एसिड को ज्यादा करते हैं। ठीक है, तो ये आपने इसके अंदर लाजमी याद रखना है। उसके बाद हम जरा आगे चलते हैं। आप कहते हैं कि अच्छा ये तो समझ आ गई है, उसके बाद और कौन सा होगा? तो उसके बाद आपसे सवाल पूछा जाएगा कि कौन सी ऐसी ड्रग है जो हमें क्या कराती है, ग्रे बेबी सिंड्रोम कराती है। शाबाश, कौन सी ऐसी ड्रग है जो ग्रे बेबी सिंड्रोम कराती है? तो इसमें आपने कहना है दैट इज योर क्लोराम फेनिकोल। वो आपकी क्या है, क्लोराम फेनिकोल। तो जो क्लोराम फेनिकोल है ये आपको ग्रे बेबी सिंड्रोम करवाती है। उसके बाद मुझे ये बताएं कि एक पेशेंट है, ठीक है, एक पेशेंट है, उसको मलेरिया है, तो क्या हम उसको एंटी मलेरियल ड्रग डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे या पहले कुछ करेंगे? तो मैंने ये अपनी प्रैक्टिस के अंदर भी देखा है कि जब भी कोई मलेरिया वाला पेशेंट आता है हमारे पास, तो हम उसको डायरेक्टली एंटी मलेरियल ड्रग स्टार्ट नहीं करते। हम क्या करते हैं, पहले उसका टेस्ट कराते हैं, उसको हम क्या उसकी उसकी हम क्या चीज चेक करते हैं, ये तकरीबन 6 या 6,500 का टेस्ट होता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, G6PD चेक करते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, G6PD डेफिशिएंसी। तो मुझे ये बताएं कि अगर एक पेशेंट है उसको G6PD की डेफिशिएंसी है और उसमें हिमोलिसिस हो सकती है, उसमें क्या हो सकता है, आरबीसी की ब्रेकडाउन हो सकती है, तो कौन सी ऐसी ड्रग्स हैं जो जिसको देने से पहले हमें लाजमी G6PD चेक करना पड़ता है? तो आपने याद रखना है, इसमें जो पहली ड्रग जो बहुत बहुत मशहूर है और इवन आपकी कॉमन प्रैक्टिस के अंदर भी इस्तेमाल होती है, दैट इज योर प्राइमाक्विन। जब भी आपने किसी पेशेंट को प्राइमाक्विन देना है, पहले उसके G6PD का टेस्ट लाजमी करा लेना है, फिर उसको आपने प्राइमाक्विन देनी, वरना उसकी हिमोलिसिस हो सकती है। उसके अलावा और कौन सी ड्रग है जो G6PD के अंदर हिमोलिसिस कराती है? तो इसमें हमारे पास आती है आइसोनियाजिड, लेकिन इसका सवाल ज्यादा नहीं पूछा जाता, सबसे ज्यादा प्राइमाक्विन का पूछा जाता है। उसके अलावा आपने याद रखना है, हमारे पास एक और ड्रग है जिसको हम कहते हैं डेप्सोन। ठीक है, डेप्सोन भी आपको ये करा सकती है। उसके अलावा हमारे पास और कौन सी है, नाइट्रोफेरेंटाइन। ठीक है, और कौन सी है, नाइट्रोफेरेंटाइन। ठीक है, ये एंटीबायोटिक है, ये ज्यादा थोड़ी महंगी होती है, इतनी ज्यादा अवेलेबल नहीं होती, और इसको हम यूटीआई के अंदर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये आपने इसके अंदर देख लेना, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। आप कहते हैं कि अच्छा ये तो समझ आ गया है, अब मुझे ये बताएं शाबाश कि आपके पास, ठीक है, आपके पास ये सारी बातें तो आपको आई होप के कवर हो गई होंगी। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताएं कि व्हाट इज द, शाबाश, व्हाट इज द कैजेटिव एजेंट, या एक पेशेंट है उसको डायबिटीज या डायबिटीज इंस्पाइडस। ठीक है, एक पेशेंट है उसको डायबिटीज इंस्पाइडस हो गया है, तो हम उसके अंदर कौन सी ड्रग इस्तेमाल करेंगे? तो आपका जो डायबिटीज इंस्पाइडस है, इसमें आपको ये कौन सी ड्रग आपको करवाती है? तो एक आपकी आती है लिथियम वाली, ठीक है, जो लिथियम है वो आपको कराती है।
उसके अलावा हमारे पास आती है डिमिक्लोसाइक्लिन, ठीक है, क्या आती है, डिमिक्लोसाइक्लिन। तो डिमिक्लोसाइक्लिन एंड जो लिथियम है, ये दोनों ऐसी ड्रग्स हैं जो आपको क्या कराती हैं, जो आपको डायबिटीज इंसिपिडस कराती हैं, ठीक है। तो ये आपने इसके अंदर थोड़ा सा देख लेना है। उसके बाद मुझे ये बताएं कि आपके पास एक पेशेंट आता है, उसको हाइपरटेंशन है, आप क्या करते हैं, आप उसको एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स दे देते हैं, आप उसको क्या देते हैं, आप उसको एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स देते हैं, लेकिन वो कुछ दिनों के बाद आपके पास फिर आता है, वो कहता है कि मेरी तो फीस ही ज़ाया हो गई है, कि मैंने आपको पैसे दिए थे कि अपनी हाइपरटेंशन ठीक करने के लिए, लेकिन तब से तो मुझे खांसी नहीं जा रही, मतलब कि उसको क्या है, उसको ड्राई कफ हो गई है। तो मुझे बताएं इसको ड्राई कफ क्यों हुई है, तो इसको ड्राई कफ हुई है इस ड्रग की वजह से, और इस ड्रग का नाम क्या है, एस इनहिबिटर। जो एस इनहिबिटर्स होते हैं, ये उन पेशेंट के अंदर जिनको हम जिनमें हम ये यूज करते हैं, ये उनको क्या कराता है, शाबाश, ये उनके अंदर ये क्या कराता है, ये उनके अंदर ड्राई कफ कराता है, ठीक है। तो ये आपने इसके अंदर थोड़ा सा देख लेना है। उसके बाद हम जरा आगे चलते हैं। अब मुझे ये बताएं कि अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि व्हाट इज द काजेटिव एजेंट ऑफ पल्मनरी फिब्रोसिस, हमारे पास जो पल्मनरी फिब्रोसिस होता है, इसकी काजेटिव एजेंट्स कौन कौन से होते हैं। तो पल्मनरी फिब्रोसिस में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग है जिसका सवाल आता है, वो आपकी है मीथोट्रिक्सेट। जो मीथोट्रिक्सेट है, ये आपकी लंग्स की फिब्रोसिस कराती है। उसके अलावा और कौन सी है, अमायोड्रोन, ठीक है। तो अमायोड्रोन और जो मीथोट्रिक्सेट है, ये दोनों क्या कराती हैं, पल्मनरी फिब्रोसिस कराती हैं। ये आपके एग्जाम के हवाले से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको आपने किसी हवाले से भी इसको नहीं छोड़ना, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ तक समझ आ गई होगी, यहाँ तक कोई मसले वाली बात नहीं है, ठीक है। चलें जी, मुझे बताएं आपको इस क्लास का फायदा हो रहा है, कोई मसले वाली बात तो नहीं यहाँ तक, या कोई परेशानी वाली बात है तो जल्दी से बता दें, नहीं तो फिर हम आगे चलते हैं। जल्दी जल्दी बताएं, शाबाश, क्या आपको इस क्लास का फायदा हो रहा है, क्योंकि ये हमारी जो क्लास है यूट्यूब के ऊपर हम इसको अपलोड भी करेंगे, और मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके पास्ट पेपर्स के अंदर पूछे गए थे, मैंने कोशिश किया कि हम उनको एक ही क्लास के अंदर रिवाइज कर सकें, ठीक है। तो चलें जी, आई होप कि आप इस चीज को एंजॉय भी कर रहे होंगे और आपको मजा भी आ रहा होगा, ठीक है। अच्छा, हम आगे चलते हैं। तो हमारे पास जो अगली ड्रग आपसे पूछी जा सकती है, वो ये है कि व्हाट इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर मोशन सिकनेस। एक पेशेंट है, ठीक है, एक पेशेंट है, और गाड़ी में बैठा है और उसकी तबीयत खराब हो गई, जैसे अक्सर आपको होता है, और आप शापर लेके साथ बैठते हैं। तो मोशन सिकनेस की जो ड्रग ऑफ चॉइस है, वो क्या होती है, दैट इज योर स्कोपोलामाइन, ठीक है, वो आपकी क्या होती है, स्कोपोलामाइन। तो स्कोपोलामाइन इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर मोशन सिकनेस, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर हाई एल्टीट्यूड सिकनेस। जो आपकी हाई एल्टीट्यूड सिकनेस है, इसकी ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगी। तो जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है हाई एल्टीट्यूड सिकनेस की, दैट इज योर एसीटाजोलामाइड। वो आपकी क्या होती है, एसीटाजोलामाइड। और उसके बाद आपने मुझे एक बात ये बतानी है कि व्हाट इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर मॉर्निंग सिकनेस, ठीक है। हमारी जो मॉर्निंग सिकनेस होती है, उसकी ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगी। तो मॉर्निंग सिकनेस की जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है, वो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बतानी, क्योंकि वो मैं आपको नहीं बता सकता, ठीक है, क्योंकि कुछ काम आपको भी करना है, सारे काम मैं तो नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसलिए आपने ये चीज इसमें लाजमी कर दी, और मुझे कमेंट सेक्शन में इसका बताना है, ठीक है। अच्छा, हम आगे चलते हैं। आप कहते हैं कि अच्छा ये तो समझ आ गया है, अब हम आगे चलते हैं। मुझे ये बताएं कि हमारे पास एक ड्रग होती है, बड़ी ही मशहूर है, जिसको हम कहते हैं डिजिटैलिस भी कहते हैं और डाइजॉक्सिन भी कहते हैं। तो जी डॉक्टर सबा हमें बताएंगी कि व्हाट इज द साइड इफेक्ट ऑफ डाइजॉक्सिन। जो आपकी डाइजॉक्सिन है, इसके साइड इफेक्ट क्या होता है। तो बड़ा ही कॉमन सवाल है कि जो डाइजॉक्सिन है, इसका जो साइड इफेक्ट है, इट इज योर हाइपरकैलीमिया। ये क्या करती है, ये आपकी बॉडी के अंदर पोटाशियम को ज्यादा करती है, तो हाइपरकैलीमिया। डाइजॉक्सिन का साइड इफेक्ट क्या है, हाइपरकैलीमिया। लेकिन मुझे ये बताएं कि जो डाइजॉक्सिन है, इसकी टॉक्सिसिटी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो डाइजॉक्स इसमें आप लिखें कि इसकी जो टॉक्सिसिटी है, ठीक है, टॉक्सिसिटी इंक्रीजेज विद, ठीक है, टॉक्सिसिटी इंक्रीज विद। जो आपकी डाइजॉक्सिन है, इसकी टॉक्सिसिटी इंक्रीज क्यों हो सकती है। तो इसमें आप लिखें कि इसकी जो टॉक्सिसिटी है, वो इंक्रीज होती है हाइपोकैलीमिया के साथ। कि अगर कोई मरीज है, उसके अंदर हाइपोकैलीमिया होगा, तो डाइजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी जल्दी हो जाती है। लेकिन डाइजॉक्सिन का खुद साइड इफेक्ट क्या है, हाइपरकैलीमिया। वो क्या है, हाइपरकैलीमिया। और आप सबको पता है कि जो डाइजॉक्सिन है, ये एक आइनोट्रोपिक ड्रग है। आइनोट्रोपिक ड्रग का मतलब क्या होता है कि ये जो ड्रग होती है, ये आपके अंदर क्या करती है, आपके अंदर जो हार्ट की कॉन्ट्रेक्टिलिटी है, ये उसको ज्यादा करती है, ठीक है। तो ये इसके अंदर बहुत बहुत अहम बात है, जो आपको लाजमी लाजमी पता होनी चाहिए। उसके बाद हम आगे चलते हैं। आप कहते हैं कि अच्छा ये तो समझ आ गया, और क्या करना है इसमें। तो डाइजॉक्सिन का सवाल आपसे पूछा जा सकता है। उसके अलावा बहुत मतलब कम चांसेस है, लेकिन आ सकता है, दैट इज इंसुलिन। जी डॉक्टर सबा हमें बताएंगी, क्योंकि डॉक्टर सबा का नाम अभी मुझे शो हो रहा है, तो मैं इसलिए एक स्टूडेंट से बार बार पूछ रहा हूँ। मुझे ये बताएं कि जो इंसुलिन है, इसका साइड इफेक्ट क्या है। व्हाट इज द साइड इफेक्ट ऑफ इंसुलिन। तो आपने याद रखना है, द मेजर साइड इफेक्ट ऑफ इंसुलिन इज हाइपरकैलीमिया या हाइपोकैलीमिया।
तो अगर किसी भी पेशेंट को हमने डी पोटाश करना हो ना, पोटाशियम उसका कम करना हो, तो हम उसको इंसुलिन देते हैं। जो इंसुलिन होती है आपके पोटाशियम को ब्लड से पकड़ती है और सेल के अंदर भेज देती है। तो आपने कहना है द साइड इफेक्ट ऑफ इंसुलिन इज हाइपोकैलेमिया। लेकिन जो मेजर साइड इफेक्ट आता है आपकी इंसुलिन का, वो क्या होता है? वो हाइपोग्लाइसीमिया होता है। ठीक है, जब भी हम किसी पेशेंट को इंसुलिन देते हैं तो हम उसमें लाजमी ये चीज देखते हैं कि इसकी शुगर लो ना होगी हो, ठीक है, इसको हाइपोग्लाइसीमिया ना होगा। और मुझे बताएं व्हाट इज द कट ऑफ वैल्यू फॉर हाइपोग्लाइसीमिया। तो अगर कोई अडल्ट पेशेंट है, उसकी जो शुगर है वो 55 मिलीग्राम पर डेकालीटर से कम होती है, तो उसको हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा। और अगर एक छोटा बच्चा है, उसकी जो शुगर है वो 45 मिलीग्राम पर डेकालीटर से कम होती है, तो उसको हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इससे कम हम जाने नहीं देते, हम पहले उसको क्या दे देते हैं? पहले उसको डेक्सट्रोज दे देते हैं। ठीक है, तो ये आपने देख लेना है। उसके बाद इंशाल्लाह परसों एग्जाम है आपका, और खैर खैरियत से आप लोग जाएं, इंशाल्लाह पास हों, फिर प्यारी प्यारी मिठाइयां लेके आएं। लेकिन आप परसों के एग्जाम में देखें कि आपको एक सवाल लाजमी देखने को मिलेगा, एंड दैट इज द एंटी ट्यूबरक्लोटिक ड्रग्स। ठीक है, आपके जो टीबी के खिलाफ हम ड्रग्स यूज करते हैं, उसके साइड इफेक्ट्स। बहुत बहुत कॉमन सवाल है पीएमडीसी का, और इसको हम अच्छे तरीके से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि हमारे पास एक ड्रग है जिसका नाम है आइसोनियाजिल। इसको हम आईएनएच, या इसमें आगे मैं ब्रैकेट में लिख भी देता हूँ, इट इज कॉल्ड आइसोनियाजिल। तो आपकी जो आइसोनियाजिल है, इसका साइड इफेक्ट क्या होता है? तो जो आइसोनियाजिल है, इसमें आपने कहना है कि इसमें हम क्या करते हैं? पेरिफेरल न्यूरोपैथी। ठीक है, इसका जो साइड इफेक्ट है वो क्या है? पेरिफेरल न्यूरोपैथी। ये आपके अंदर पेरिफेरल न्यूरोपैथी कराती है। उसके अलावा आपसे सवाल पूछा जाएगा कि अच्छा ये तो समझ आ गया, और जो मेजर सवाल आता है वो आपका आता है इथम ब्यूटल से। ठीक है, वो कहां से आता है? इथम ब्यूटल से। तो आपका जो इथम ब्यूटल है, ये आपको क्या कराता है? तो जो इथम ब्यूटल है, ये आपके अंदर क्या कराता है? ऑप्टिक न्यूराइटिस। इसका साइड इफेक्ट क्या है? ऑप्टिक न्यूराइटिस। जो आपकी ऑप्टिक नर्व होती है, ये उसकी इन्फ्लेमेशन कराता है। तो इस वजह से इन पेशेंट को क्या हो जाता है? कलर ब्लाइंडनेस। इन पेशेंट को कलर नजर नहीं आते। ठीक है, कलर्स में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, तो कलर ब्लाइंडनेस इसमें हमें देखने को मिलती है। उसके अलावा हमने अभी अभी पढ़ा है, मैं दोबारा आपको पढ़ा देता हूँ। मुझे ये बताएं कि आपकी जो पायराजिनामाइड है, अभी मैंने आपको लिखवाया भी है कि व्हाट इज द साइड इफेक्ट ऑफ पायराजिनामाइड। जो पायराजिनामाइड है, इसका जो साइड इफेक्ट है वो क्या है? वो है आपका हाइपर यूरिसीमिया। ठीक है, वो आपका क्या होता है? हाइपर यूरिसीमिया। उसके बाद मुझे ये बताएं शाबाश, कि आपके पास एक एंटीबायोटिक है जिसका नाम है स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो आपकी जो स्ट्रेप्टोमाइसिन होती है, ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन, इसका साइड इफेक्ट क्या है? तो व्हाट इज द साइड इफेक्ट ऑफ स्ट्रेप्टोमाइसिन? तो आपकी जो वेस्टिब्यूलर नर्व होती है ना, वेस्टिब्यूलर नर्व, या जो एट्थ नर्व है, ठीक है, एट्थ क्रेनियल नर्व, ये उसको डैमेज करती है। तो जो स्ट्रेप्टोमाइसिन है, ये आपके अंदर क्या करती है? वेस्टिब्यूलर नर्व, जिसको एट्थ क्रेनियल नर्व कहते हैं, उसको ब्लॉक करती है, उसको डैमेज करती है। तो उससे फिर हमें काफी ज्यादा सिम्टम्स देखने को मिलती हैं। ठीक है, उससे हमारा बैलेंस खराब होता है, क्योंकि आपको पता है कि इट इज कॉल्ड वेस्टिब्यूलर नर्व, वेस्टिब्यूलर कॉक्लियर नर्व हमारे बैलेंस के अंदर यूज होती है। तो इसकी वजह से हमारा बैलेंस वगैरह खराब हो सकता है, हमें चक्कर आ सकते हैं, हमें वर्टाइगो हो सकता है। तो ये सारी बातें आपने इसके अंदर याद रखनी है और आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है, बाकी इसमें जो फार्माकोलॉजी है, ये बहुत बहुत लंबा सब्जेक्ट है, लेकिन मैंने कोशिश की है कि हम वो वाली चीजें पढ़ें जो आपके एग्जाम के अंदर पूछी जा सकती हैं, मतलब जो बार बार कॉमन नहीं पूछी जाती। वैसे तो एग्जाम के अंदर कुछ भी आ सकता है। मैंने आज आपको वॉइस नोट भी किया था ग्रुप के अंदर, और मैं आपको दोबारा ये बात कह रहा हूँ कि आपने किसी ऐसी बात के अंदर नहीं आना कि आप हमारे 100 टॉपिक्स कर लें या 200 टॉपिक्स कर लें तो इसमें आपका एग्जाम आ जाएगा। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं होता। मैं इतना बड़ा दावा ऐसे ही नहीं कर रहा, क्योंकि हमने खुद एग्जाम दिया हुआ है। आपके बहन भाई होंगे, आपके सीनियर होंगे जिन्होंने एग्जाम दिया है, तो आप ये खुद बात देखेंगे कि जो परसों का एग्जाम होगा वो किसी से भी मिलता जुलता नहीं होगा। जो एग्जाम होता है वो हर साल बहुत बैलेंस्ड आता है। हाँ, कंसेप्ट मिलते जुलते होंगे, लेकिन जो सवाल होंगे वो टोटली डिफरेंट भी होंगे। पुराने सवाल भी होंगे, न्यू भी होंगे, बिल्कुल आसान से होंगे, बिल्कुल मुश्किल भी होंगे। तो हमेशा जो एग्जाम होता है वो बैलेंस्ड होता है। एग्जाम में एक चीज बड़ी मुझे लगता है कि जो स्टूडेंट के लिए मुश्किल हो जाती है, वो ये होती है कि फर्ज करें ये दो दो लाइनों का सवाल है ना, तो उन्होंने जो ऑप्शन दिए होते हैं ना, वो ऑप्शन उनमें जो टोटल 4 ऑप्शन होते हैं, 2 ऑप्शन तो बिल्कुल ही नहीं मिल रहे होते, लेकिन जो 2 ऑप्शंस होते हैं ना, ये बहुत एक दूसरे के क्लोज होते हैं। तो बस आपकी कारीगरी यही है, आप लोगों का जितना भी आप लोगों ने मेहनत की है, उसमें सिर्फ आपकी कारीगरी हमें ये चाहिए कि आपने उन 2 ऑप्शन में से जो सही वाला ऑप्शन है उसको चूज करना है। ये सारी गेम एग्जाम की है कि आपने 2 ऑप्शन में से एक ऑप्शन जो होता है वो चूज करना होता है, क्योंकि वहां पे एग्जामिनर आपको बार बार घुमाने की कोशिश करेगा। बट आपको मैं बार बार ये कहूंगा, इंशाल्लाह कल हम एक मीटिंग भी रखेंगे इसके ऊपर, तो आपने फ्रेश माइंड के साथ जाना है। आज भी अपनी पूरी नींद पूरी करनी है, कल तो लाजमी अपनी नींद पूरी करनी है,
और अपने फ्रेश माइंड के साथ जाना है, तो इंशाल्लाह आपका जो एग्जाम होगा वो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, जिन स्टूडेंट्स ने मुझसे पढ़ा हुआ है ये वाला कोर्स, तो मैं उनको ये बात की गारंटी देता हूँ कि आप इंशाल्लाह जब वापस आएंगे, देखें कोई भी स्टूडेंट है ना जिसने जितना मर्जी अच्छा पढ़ा हुआ है, जब वो एग्जाम दे के वापस आएगा ना वो मायूस होगा, ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ। जब तक आपका रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक आप मायूस ही रहेंगे, और हर बंदे को ये लगेगा कि मैं पास नहीं होगा, हर बंदे को। लेकिन जब आपका रिजल्ट आएगा तो आपके नंबर होंगे 150, 40, 50, 60 इतने होंगे। तो एग्जाम देने के बाद ये बहुत कॉमन फीलिंग है कि आप डीमोटिवेट फील करते हैं, आपको ऐसा लगता है कि मेरा फेल हो जाएगा। तो इस चीज से आपने घबराना नहीं है, ये हर बंदा इस चीज से गुजरता है। हमें भी ये लगा था कि एग्जाम दे के हमारा कोई पास नहीं होगा, लेकिन हमारे बड़े अच्छे नंबर आए थे। तो अगर हमारे अच्छे नंबर आ सकते हैं तो आप लोग तो हमसे भी ज्यादा ज़हीन है, तो आप लोग के हमारे हमसे भी अच्छे नंबर आ सकते हैं। तो मैं आपको ये कहूंगा कि एग्जाम दे के हर बंदा परेशान हो जाता है, पर आपने ये मेरी बात हमेशा याद रखनी है कि जब तक आपका रिजल्ट नहीं आएगा आप लोग डीमोटिवेट रहेंगे, पर जब आपका रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट आप लोगों का बहुत अच्छा आएगा, ये मेरी आपसे गारंटी है। ठीक है, बाकी अपना ख्याल रखें। और ये आपकी फार्माकोलॉजी के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने कोशिश किया उनको सम अप करने की, तो अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह मिलते हैं कल की क्लास के अंदर। अल्लाह हाफिज।